नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 7 लेसन 21 लोक संस्कृति। तो इसके जो मेन जो पॉइंट हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर। राजस्थान में अनेक शक्तिपीठ जो हैं लोक देवियाँ, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो है वो है कैला देवी। पहला जो है वो है कैला देवी। तो कैला देवी की देखो आप तस्वीर देख सकते हो। पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी करौली से 25 किलोमीटर दूरी की पर स्थित है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कैला देवी कहाँ पर है, करौली के अंदर। त्रिकुट पर्वत की सुरमय घाटी में बना कैला देवी का भव्य मंदिर अपने शिल्प और स्थापत्य के कारण दर्शनीय है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, पर्वत का नाम त्रिकुट पहाड़ी है, कैला देवी करौली, और पहाड़ी का नाम है वो त्रिकुट पहाड़ी। कैला देवी महालक्ष्मी के अवतार के रूप में मानी जाती हैं। इसका जो अवतार है वह महालक्ष्मी का है। मंदिर के पीछे काली सिंध नदी बहती है। मंदिर में महालक्ष्मी और चामुंडा माता की प्रतिमा स्थित है। सफ़ेद संगमर से बना यह भव्य मंदिर अपनी लहराती लाल पताकों से सफ़ेद और लाल रंगों के सम्मिश्रण का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। कैला देवी के सामने हनुमान मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग में लांगुरिया कहते हैं। एक तो ये ध्यान रखना आपको पॉइंट, कैला देवी के सामने एक हनुमान जी का मंदिर है जिसको स्थानीय लोग जो है वो लांगुरिया के नाम से जानते हैं। कैला देवी करौली के युधि राजवंश राज परिवार की कुल देवी थी। एक ये पॉइंट ध्यान रखना आपको, कैला देवी जो करौली के हैं युधि वंश राज परिवार की कुल देवी थी। चैत्र मास के नवरात्र के दौरान ये आस्था स्थल सजीव हो उठता है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, चैत्र मास में इसका जो मेला भरा जाता है चैत्र मास की नवरात्रि को। इन दिनों हजारों की संख्या में स्वागिन स्त्रियां अपनी पारिवारिक वेशभूषा में माँ कैला देवी की पूजा अर्चना करने और अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए आती हैं। इन दिनों लगने वाले मेले का एक और प्रमुख आकर्षण है लांगुरिया नृत्य। अलगोजा की धुनों पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। युवक युवतियों की टोलियां मेले के वातावरण की और भक्तिमय कर देती हैं। देवी के चमत्कारों के बारे में आज भी अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट जो थे, एक तो आपको याद रखना है कैला देवी जो है करौली में है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित हैं, ये माँ लक्ष्मी का अवतार हैं। और एक कैला देवी के सामने जो हनुमान जी मंदिर है, स्थानीय लोग उसे लांगुरिया कहते हैं। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है जम्बाई माता। जम्बाई माता का प्रसिद्ध शक्तिपीठ जयपुर से लगभग 33 किलोमीटर पूर्व, यानी आपको जयपुर स्थान ध्यान रखना है आपको। जम्बाई माता जयपुर। पूर्व दिशा में जमा रामगढ़ बांध के निकट, जम्वा रामगढ़ बांध के निकट अरावली की सुरमय पर्वतमालाओं के बीच पहाड़ी के नाके पर स्थित है। जम्बाई माता का पौराणिक नाम जामवती है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना आपको, जम्बाई माता जयपुर और जम्बाई माता का पौराणिक नाम जो है वो जामवती है। पौराणिक मान्यताओं की जम्बूशैल या जम्बूगिरी नामक जिस पर्वत पर जम्बाई माता का मंदिर स्थित है, उसकी यात्रा परिक्रमा अति पुण्यदायक फलदायक होती है। कुछ प्राचीन ख्यातों में उल्लेख है कि कछवा शासक दुलराय ने अपने शत्रुओं को पराजित हो गया था, तो उसने देवी की आराधना की और जम्बाई माता ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। देवी माँ के आशीर्वाद से दुलराय ने शत्रु पक्ष पर आक्रमण किया और हुई युद्ध में विजय प्राप्त की। विजय प्राप्ति के बाद दुलराय ने कुल देवी जम्बाई माता का मंदिर बनाया। एक ये पॉइंट, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, कुल देवी जम्बाई माता का मंदिर किसने बनाया था? दुलराय ने, जो अभी तक विद्वान है। जम्बाई माता श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूर्ण करके उन्हें सुख शांति समृद्धि और वंशवर्ती आशीर्वाद प्रदान करती है। जम्बाई माता के चमत्कारों के में आज भी कई जनश्रुति प्रचलित हैं। तो एक तो इसका निर्माणकर्ता जो था वो दुलराय था। जब युद्ध से हार गया था तो ये पहाड़ी पर जाता है और वहाँ उसे जम्बाई माता द्वारा दर्शन दिए जाते हैं और वह युद्ध में विजयी होता है और उसके बाद वह अपनी कुल देवी का मंदिर बनाता है। नेक्स्ट है करनी माता। करनी माता बीकानेर के अंदर है। बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में माँ करनी माता का मंदिर स्थित है। देशनोक, एक तो ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करनी माता देशनोक जो स्थान का नाम है और बीकानेर में स्थित है, बीकानेर जिले में। इन मंदिरों में हजारों की संख्या में छुए
बिना डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। इन चूहों को स्थानीय लोग काबा कहते हैं। चूहे जो इधर उधर घूमते रहते हैं उसके मंदिर के अंदर, तो इन चूहों को स्थानीय भाषा के अंदर जो लोग जो कहते हैं, पुकारते हैं, काबा कहकर पुकारते हैं। ये करनी माता का चमत्कार माना जाता है कि हजारों की संख्या में चूहे होने पर भी यहाँ पर एक बार भी प्लेग नहीं फैला। करनी माता का मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। करनी माता की मूर्ति के सिर पर मुकुट है और गले में माला है। भारत में नहीं अपितु विश्व में अकेले इस चूहों के मंदिर में चैत्र माह की नवरात्रि को और अश्विन माह की नवरात्रि में 2 बार मेला लगता है। एक ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैत्र माह की नवरात्रि को और अश्विन माह की नवरात्रि को 2 बार मेला लगता है। चैत्र माह की नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये माना जाता है कि देशनों की नींव माता के द्वारा ही पड़ी है। करनी माता के चमत्कारों के बारे में कई जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। नेक्स्ट है जीण माता। जीण माता शेखावटी अंचल का प्रमुख शक्तिपीठ है। ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ अरावली पर्वतमाला के बीच सीकर जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर रेवासा में स्थित है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जीण माता रेवासा सीकर जिले में। जीण माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है और इनकी असली और पूरा जो नाम था वह था जयंती माला, जिसका अपभ्रंश कालांतर में जीर्ण हो गया। पहले इसका वास्तविक नाम जयंती माला था और ये कहाँ पर स्थित है? रेवासा सीकर जिले में। जीण माता अष्टभुजा देवी है। मंदिर में देवी की सफेद संगमरमर की सुंदर और भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इस देवी का उल्लेख भागवत पुराण के 9वें स्कंद में भी आया है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जीण माता का उल्लेख जो है भागवत पुराण के 9वें स्कंद में भी आया है। ये शक्तिपीठ हजारों वर्ष पुराना है तथा मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण हुआ है। मंदिर का सभा मंडप संगमरमर के 100 स्तंभों पर आधारित है। लोक मान्यता है कि, अब इसके संदर्भ में क्या लोक मान्यता थी, चूरू जिले में के धाधु गांव की स्वान राजकन्या ने अपनी भावज के व्यंग्य बाणों और प्रताड़ना से व्यतीत होकर सांसारिक जीवन छोड़कर आजीवन अविवाहित रहकर इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। चौहान राजकन्या के भाई हर्ष ने भी अपनी रूठी बहन से घर वापस जाने के लिए बहुत अनन्य विनय किए पर वह न मानी। तब हर्ष ने भी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जीण ने माँ दुर्गा का स्वरूप ले लिया और हर्ष ने भैरव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। हर्ष और जीण से संबंधित लोकगीत शेखावटी में बहुत लोकप्रिय हैं। जीण माता अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती हैं। एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जीण माता अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जीण माता का मंदिर हस्तिनापुर से निर्वासन के बाद पांडवों द्वारा यहाँ बनवाया गया। इस शक्तिपीठ पर चैत्र और अश्विन दोनों नवरात्रों में देश विदेश के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। देवी के चमत्कार की अनेक लोक कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। इसमें भी चैत्र और अश्विन दोनों माह को मेला भरा जाता है। नेक्स्ट है त्रिपुरा सुंदरी। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है वो बांसवाड़ा में लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शक्तिपीठ की लोक बहुत मान्यता है। त्रिपुरा मतोपासना वैदिक काल के समक्ष मानी जाती है। संपूर्ण भारत में इसका प्रसार था। आज जगत गुरु शंकराचार्य के प्रयत्नों से भारतवर्ष में शक्ति उपासना की जो लहर उठी, उसी के परिणाम स्वरूप देश में शक्ति पूजा का महत्व बढ़ा। इसी क्रम में बांसवाड़ा का शक्तिपीठ भी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात हुआ। तो त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। ये ध्यान रखना है आपको। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में ये देवी तीर्थ तरते माता, ये तरते माता शब्द आपको ध्यानपूर्वक समझना है। आपको कभी कभी एग्जाम के अंदर तरते माता के बारे में पूछा जाता है, तो तरते माता भी कहाँ पर है? वही बांसवाड़ा। तरते शब्द त्रित्रे का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है त्रितत्व, 3 से युक्त। तो तरते माता का मंदिर भी बांसवाड़ा, जिसको त्रिपुरा सुंदरी भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। त्रिपुरा सुंदरी के वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में होने के कुछ उल्लेख मिलते हैं। मंदिर को वर्तमान भव्य स्वरूप देने का कार्य 1977 में प्रारंभ किया गया। इससे पूर्व ये देवी तीर्थ उमरई गांव के पास बिहड़ वन्य प्रदेश में झोपड़ीनुमा मंदिर के रूप में अवस्थित था। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 1977 से पहले इस देवी का मंदिर कहाँ पर था? तो उमरई गांव के अंदर। ये ध्यान रखना आपको। वर्तमान मंदिर में गर्भगृह में काले पत्थर की माँ त्रिपुरा की अष्टदश
भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। सिंह वाहिनी राजेश्वरी त्रिपुरा की 18 भुजाओं में दिव्य आयुध है। प्रतिमा के पृष्ठ भाग के परमाणु में 9 छोटी छोटी देवी मूर्तियां हैं। माँ के पृष्ठ भाग में युगिनियों की बहुत सी सुंदर मूर्तियां अंकित हैं। मूर्ति के नीचे पेड़ी पर श्री शंकर अंकित हैं। माँ त्रिपुरा की उपासना श्री शंकर पर की जाती है। शक्ति ग्रंथों में ही श्री माँ त्रिपुरा सुंदरी की को जगत का बीज और परम शिव का दर्पण कहा गया है। एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, शक्ति ग्रंथों में श्री महा त्रिपुरा सुंदरी को जगत का बीज और परम शिव का दर्पण कहा गया था। ये मेन पॉइंट जो थे आपको ध्यान रखना है। कलिका पुराण के अनुसार त्रिपुरा शिव की भ्राया होने से त्रिपुरा कहा जाता है। त्रिपुरा रहस्य आदि ग्रंथों में त्रिपुरा सुंदरी की कथा उल्लेखित है। एक बार भंडासुर के उत्पात से सब जगह त्रस्त हो गया था। तब देवताओं के आग्रह पर भगवती आद्य शक्ति त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट हुई। समस्त असुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने भंड दैत्य के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवती त्रिपुरेश्वरी उसे भस्म कर दिया। पांचाल समाज माँ त्रिपुरा की कुल देवी के रूप में उपासना करता है। एक ये ध्यान रखना आपको, कौन सा समाज है माँ त्रिपुरा की कुल देवी के रूप में उपासना करता है? पंचाल समाज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। शब्दा शोकला पंचाल समाज ने यहाँ 2016 में स्वर्ण कीर्ति स्तंभ बनाया। एक ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, शोकला पंचाल समाज ने यहाँ पर 2016 में स्वर्ण कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो ये थे मेन पॉइंट त्रिपुरा सुंदरी के बारे में। आगे चलते हैं हम और देखते हैं लोकवाद्य यंत्र लोक जीवन को सरस बनाने एवं नई ऊर्जा पैदा करने एवं वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान में पाए जाने वाले कतिपय लोक वाद्य यंत्रों की यहाँ जानकारी प्रदान की जा रही है। वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण, अब ये आपको ध्यान रखना। एक तो अवनद यानी समड़े से जो बने हुए वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? संग, भपंग, मादल, नगाड़ा और इकतारा। कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न, इकतारा कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वो है अवनद्य या फिर समड़े से बना हुआ। घन वाद्य कौन कौन से हैं या धातु से बने? मंजीरा, खड़ताल और ताशा। तार लगे हुए वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? सारंगी, तंदूरा, जंतर और रावण हत्ता। फूंक से बजने वाले आपको पूछा जाता है सुशिर या फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? अलगोजा, सहनाई, पुंगी और तुरई। तो इसके बारे में एक एक हम डिटेल के अंदर समझेंगे। इकतारा और मेन पॉइंट आपको लिखने हैं या फिर याद रखने हैं। पहला है इकतारा। इकतारा ये एक प्राचीन वाद्य है। गोल तुम्बे में एक बांस फंसा दिया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काट कर उस पर समड़ा मढ़ दिया जाता है। बांस में सेद कर उसमें खूंटी लगाकर उसमें एक तार कस दिया जाता है। इस तार को अंगुली से बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र एक ही हाथ से बजाया जाता है। मीराबाई इकतारा बजा देती। तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना, आपको एक तो ये प्राचीन वाद्य है इकतारा, और गोल तुम्बे में एक बांस फंसा दिया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काट कर उस पर समड़ा मढ़ दिया जाता है। ये वाद्य यंत्र है इकतारा। भपंग, नेक्स्ट है भपंग। ये वाद्य कटे हुए तुम्बे से बना होता है जिसके एक सिर पर समड़ा मड़ा होता है और समड़े में एक सेद निकालकर जिसमें जानवर की आंत का तार या प्लास्टिक की डोरी डालकर उसके सिर पर लकड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया जाता है। वादक इस वाद्य को कांख में दबाकर एक हाथ से दूसरी डोरी और तांत को खींचकर ढीला छोड़कर उस पर दूसरे हाथ से लकड़ी के टुकड़े से प्रहार करता है। अलवर क्षेत्र में विशेष मेव लोगों में ये वाद्य काफ़ी प्रचलित है। एक पॉइंट ये याद रखना आपको, अलवर क्षेत्र में मेव लोगों के द्वारा ये वाद्य काफ़ी प्रचलित हैं भपंग, और ये कटे हुए तुम्बे से बना होता है। एक ये पॉइंट ध्यान रखना, कटे हुए से तुम्बे से बना वाला ये वाद्य यंत्र कौन सा है? भपंग। सारंगी, सारंगी राजस्थान में सारंगी के विविध रूप दिखाई देते हैं। मीरासी, लंगा, जोगी, मांगनेर आदि कलाकार सारंगी के साथ गीत गाते हैं। सारंगी सागवान तथा रोइडा की लकड़ी से बनाई जाती हैं। सारंगी के तार बकरे की आंत और गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, सारंगी के तार जो होते हैं वो बकरे की आंत और गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं। ये वाद्य यंत्र सारंगी कहलाता है। नेक्स्ट है तंदूरा। इसमें 4 तार होने के कारण कई इसे सौतारा भी कहते हैं। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, सौतारा वही तंदूरा होता है। यहाँ पर लकड़ी का बना होता है। कामड़ जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं। कौन से लोग? कामड़ जाति के लोग।
ये तानपुरे से मिलता जुलता वाद्य है। जंतर, ये वाद्य वीणा की तरह होता है। वादक इसको गले में डालकर खड़ा खड़ा ही बजाता है। वीणा की तरह इसमें दो तुम्बे होते हैं, इनके बीच सांस बांस की लंबी नली लगी होती है। इसमें कुल 4 तार होते हैं। राजस्थान में गुजर भोपो का प्रचलित वाद्य यंत्र। तो इसमें एक ही पॉइंट ध्यान रखना आपको, गुजर भोपो का वाद्य यंत्र वो है जंतर। रावण हत्ता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। रावण हत्ता भोपो का मुख्य वाद्य है। इसे बनाने के लिए नारियल की कटोरी पर खाल मंडी जाती है जो बांस के साथ लगी होती है। नारियल की कटोरी पर खाल मंडी जाती है, कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। बांस में जगह जगह खूंटियां लगा दी जाती हैं जिसमें तार बंधे होते हैं। ये वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है जिसमें एक सिरे पर कुछ घुंघरू बंधे होते हैं। बजाते समय हाथ के ठुमके से घुंघरू भी बजते हैं। इसमें एक ही पॉइंट ध्यान रखना आपको, नारियल की कटोरी पर खाल मंडी जाती है, ये वाद्य यंत्र जो है वो रावण हत्ता है। अलगोजा, अलगोजा एक फूंक वाद्य है। ये बांसुरी की तरह होता है। वादक 2 अलगुजे मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। एक अलगुजे का स्वर कायम किया जाता है तथा दूसरे पर स्वर बजाया जाता है। तो ये फूंक वाद्य है, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ अलगोजा जो है वो फूंक वाद्य है, फूंक से बजने वाला। नेक्स्ट है शहनाई, ये एक मांगलिक वाद्य है। सीलम की आकृति का ये वाद्य शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। वाद्य के ऊपरी हिस्से पर ताड़ के पत्ते तूती बनाकर लगाई जाती हैं। फूंक देने से इसमें मधुर स्वर निकलता है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है सीलम की आकृति का। कौन सी आकृति का? सीलम की आकृति का जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है शहनाई। नेक्स्ट है पुंगी, ये वाद्य विशेष प्रकार के तुम्बे से बना होता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला तथा नीचे का हिस्सा गोल होता है। तुम्बे के निचले हिस्से में छेद कर 2 नलियां लगाई जाती हैं। इन नलियों में स्वरों के छेद होते हैं। अलगोजे के समान एक नली में स्वर कायम किया जाता है और दूसरी स्वर से निकाले जाते हैं। कालबेलिया का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। एक ही पॉइंट याद रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालबेलिया का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वह है पुंगी। नेक्स्ट है नगाड़ा। नगाड़ा 2 प्रकार का होता है, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे नगाड़ों के साथ नगाड़ी भी होती है। इसे लोक नाट्यों में सहना के साथ बजाया जाता है। लोक नाट्यों में नगाड़े की संगत बिना रंगत की नहीं आती। बड़ा नगाड़ा धातु की लगभग 4 फुट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंस की खाल मंड कर चमड़े की डोरियों से कसा जाता है। इसमें बम या टामक भी कहते हैं। ये युद्ध के समय रणभेरी के रूप में बजाया जाता था। इस लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। तो भैंस की खाल मंड कर चमड़े की डोरियों से कसा जाता है, वो वाद्य यंत्र है नगाड़ा। ढोल, राजस्थानी लोकवाद्यों में ढोल का प्रमुख स्थान है। ये लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ समड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इस पर लगी रस्सियों को कड़ियों के सहारे खींचकर इसे कसा जाता है। वादक इसे गले में डालकर लकड़ी के डंडों से बजाते हैं। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मांदल, मिट्टी से बनी मांदल का आकार ढोलक जैसा होता है। इस पर हिरण या बकरे की खाल मंडी होती है। ये वाद्य भिलो और गरोसिया का महत्वपूर्ण है। तो भिलो और गरोसिया का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मादल। नेक्स्ट है संग। तो संग जो वाद्य यंत्र है, होली के अवसर पर बजाया जाने वाला ये वाद्य लकड़ी के गोल घेरे से बना होता है। इसको एक ऊपरी तरफ बकरे की खाल मंडी जाती है। इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। इसे ढप भी कहते हैं। खंजरी, ये ढप का लघु आकार है। ढप की तरफ ही समड़ा मढ़ा जाता है। इसे कामड़, भील, कालबेली आदि बजाता है। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है प्रमुख लोक नृत्य। उसमें पहला जो है वो है गैर नृत्य। गोल घेरे में इस नृत्य की संरचना होने के कारण ये गैर और कालांतर में गैर कहा जाने लगा। होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर में इस नृत्य की धूम मची रहती है। इस नृत्य की सारी प्रक्रिया और पद संचालन तलवार युद्ध और पट्टेबाज जैसे लगता है। ये केवल पुरुषों का नृत्य है। मेवाड़ और बाड़मेर में गैर नृत्य की मूल रचना एक ही प्रकार की है, किंतु नृत्य की लय, चाल और मंडल में अंतर होता है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो एक तो है मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में इसकी नृत्य की धूम मची रहती है, और एक ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, गैर नृत्य। नेक्स्ट है गिद्ध नृत्य। तो गिद्ध नृत्य जो है वह शेखावटी का लोकप्रिय नृत्य है। तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, गिद्ध नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सुजानगढ़, सुरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये लोकप्रिय है। नगाड़ा इस नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र होता है। इसमें नर्तक अपने हाथ में छोटे डंडे लिए होते हैं और नगाड़े की ताल के साथ इन डंडों को टकरा कर नर्तक नाचने लगते हैं। जैसे जैसे नृत्य गति पकड़ता है, नगाड़े की ध्वनि जो है तीव्र होती चली जाती है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग भी निकाले जाते हैं, जिससे साधु, सन्यासी, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि उल्लेखनीय है। तो इसमें आपको मेन पॉइंट यही ध्यान रखना है, गिद्ध नृत्य जो है वह शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है।
फिर है संघ नृत्य, ये भी पुरुषों का नृत्य है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। इस नृत्य में हर एक पुरुष के पास संघ होता है और वह संघ बजाता हुआ गोल घेरे में नृत्य करता है। नृत्य करते हुए लय के साथ संघ बजाते हुए नर्तक अपने स्थान पर चक्कर लगाता है। इसमें संघ के साथ बांसुरी का भी प्रयोग होता है। इस नृत्य में धमाल और होली के गीत गाया जाता है। इस नृत्य में अंग संचालन का भी मनोरी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। छंग नृत्य पुरुषों का नृत्य है। नेक्स्ट है डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य जो है वो मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गैर, गिद्दड़ और डांडिया तीनों ही नृत्य वर्ताकार होते हैं। डांडिया नृत्य में पुरुषों की टोली हाथों में लंबी छड़ियाँ लेकर नाचती है। इसमें शहनाई और नगाड़ा बजाया जाता है। नर्तक आपस में डांडिया टकराते हुए गैर में नृत्य करते हैं। तो इसमें एक ही पॉइंट ध्यान रखना आपको, डांडिया नृत्य जो है मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य है। ढोल नृत्य, तो ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है। ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। इससे में पहले मुखिया ढोल बजाता है और फिर अन्य नर्तक कोई मुंह में तलवार लेकर, कोई हाथों में डंडे लेकर, कोई रुमाल लटका कर नृत्य करते हैं। तो ढोल नृत्य आपको एक ही ध्यान रखना है, जालौर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य धधकते अंगारों पर किया जाने वाला ये नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अग्नि नृत्य जो है वो जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। ये नृत्य में रात्रि में आयोजित होता है। इस नृत्य में नर्तक कई बार अंगारों के ढेर को नाचते हुए पार करता है। इतना ही नहीं, ये नर्तक उन अंगारों को भी कभी कभी हाथ में उठाते हैं, मुंह में डालते हैं और कभी उनकी झोली भरकर नाना प्रकार के करतब करते हैं। ये नर्तक अग्नि से इस प्रकार खेलते हैं जैसे अंगारों से नहीं, फूलों से खेल रहे हो। ये नृत्य भी पुरुषों द्वारा किया जाता था। जसनाती संप्रदाय द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अग्नि नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है बम रसिया नृत्य। इसको बम नृत्य पे कहते हैं और ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है। कभी कभी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि बम रसिया नृत्य है, जिसमें अलवर भी पॉइंट दे रखा होता है और भरतपुर दे रखा है। अलवर और भरतपुर तो आपको दोनों करना है। यदि दूसरे ऑप्शन हैं और एक अलवर दे रखा है तो आपको अलवर भरना है। यदि भरतपुर दे रखा है तो आपको भरतपुर भरना है, और दोनों दे रखा है तो दोनों भरना है। बम रसिया नृत्य ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है। इस नृत्य में एक बड़े नगाड़े का प्रयोग होता है। इसमें 2 आदमी बड़े डंडों की सहायता से बजाते हैं और नृत्य रंग बिरंगे फूलों तथा पंखों से बंदी लकड़ियों के हाथों में लिए उसे हवा में उछालते हुए नाचते हैं। वाद्य यंत्रों में नगाड़ों के अलावा थाली, सिमटा, ढोलक, खड़ताल, मंजीरा आदि का प्रयोग किया जाता है। नृत्य के साथ होली पर गीत और रसिया गाया जाता है। बम नगाड़े के साथ रसिया गाने में इस नृत्य का बम रसिया प्रसिद्ध हो गया था। आपको ध्यान रखना, बम रसिया नृत्य जो है अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। फिर है घूमर नृत्य। ये समूह से राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों तथा पर्वोत्सवों पर आयोजित होता है। ये महिलाओं का नृत्य है। घूमर नृत्य महिलाओं का नृत्य है। इसमें लहंगा पहने स्त्रियां जब शक्कर लेकर गोल घेरे में नृत्य करती है तो उनके लहंगे का घेर और हाथों का लचकदार संचालन देखते ही बनता है। तो आपको घूमर नृत्य ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। फिर नेक्स्ट है तेरताली नृत्य। ये कामड़ जाति का अनोखा नृत्य है। एक तो एक पॉइंट ध्यान रखना है, कामड़ जाति महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये नृत्य ऐसा है जो बैठकर किया जाता है। इसमें स्त्रियां अपने हाथ पैरों में मंजीरें बांध लेती है और फिर दोनों हाथों से डोरी से बंधे मंजीरों को दूत गति, ताल और लय से शरीर पर बंधे मंजीरों पर प्रहार करती हुई विविध प्रकार की भाव भंगिमा प्रदर्शित करती हैं। ये संचल और लचकदार नृत्य देखते ही बनता है। पुरुष तंदूरे की तान पर मुख्यतः रामदेव जी के भजन गाए जाते थे। रामदेव जी के भजन जो हैं तेरताली नृत्य द्वारा गाए जाते हैं और ये कामड़ जाति का अनोखा नृत्य है और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है और बैठ कर किया जाता है। ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट है भवाई नृत्य। ये नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक करतब दिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। ये उदयपुर संभाग में अधिक प्रचलित है। भवाई नृत्य अनूठी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं का अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी विविधता इस नृत्य की मुख्य विशेषताएं। तेज में सिर पर साधारण मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवार की धार पर और कांच के टुकड़ों पर और नुकीले किलों पर नृत्य करना, ये नृत्य रोमांचक है। तो भवाई नृत्य जो है उदयपुर क्षेत्र के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गौरी नृत्य। ये मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मांदल और थाली की थाप पर
गौरी नृत्य में कई स्वांगों का प्रदर्शन होता है। राई और बुढ़िया इसके प्रमुख पात्र हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो राई और बुढ़िया गौरी नृत्य के प्रमुख पात्र हैं। राखी के दूसरे दिन यानी भाद्रपद की एकम से लेकर 40 दिनों तक नृत्य किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राखी के दूसरे दिन यानी भाद्रपद की एकम से लेकर 40 दिनों तक ये नृत्य किया जाता है। इस अवधि में गौरी नृत्य करने वाले ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए वैष्णव से दूर रहते हैं, हरी शाक नहीं खाते हैं तथा जमीन पर सोते हैं। गौरी नृत्य गौरजया माँ पार्वती देवी या गौरी की आराधना के लिए किया जाता है। 40 दिनों के बाद गलावण व बलावण की रस्म के साथ गौरी नृत्य को विराम किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है गलावण व बलावण क्या है, तो गौरी नृत्य के अंत में उसको विराम देने के लिए ये किया जाता नृत्य है, गौरी देवी से संबंधित है, गौरी नृत्य से संबंधित है। ये नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है और महिला पात्र भी पुरुष ही बनती है। तो एक तो गलावण और बलावण ध्यान रखना आपको। गौरी नृत्य की माँ गौरजया ये ध्यान रखना है कब किया जाता है, राखी के दूसरे दिन भाद्रपद की एकम से लेकर 40 दिन तक। नेक्स्ट है कालबेलिया नृत्य। राजस्थान में सपेरा जाति का ये प्रसिद्ध नृत्य है। सपेरा जाति का इस नृत्य में शरीर की लोस और लय ताल पर गति का मंत्रमुग्ध कर देने वाला तालमेल देखने को मिलता है। अधिकतर इसमें दो बालाएं और महिलाएं बड़े घेरे वाला घाघरा और घुंघरू पहनकर नृत्य प्रस्तुत करती हैं। नृत्यांगना काले रंग की कसीदाकारी की गई पोशाक पहनती है जिस पर कांस, मोती, कोड़िया, कपड़े की रंगीन झालर आदि लगे होते हैं। नृत्य में पुरुषों द्वारा पुंगी और शंख बजाए जाते हैं। दूसरी महिलाएं गीत गाकर संगत देती हैं। मारवाड़ अंचल में ये नृत्य काफ़ी लोकप्रिय है। हाल ही में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। ये था कालबेलिया नृत्य। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सपेरा जाति द्वारा ये प्रसिद्ध किया जाता है, प्रसिद्ध नृत्य है और हाल ही में यूनेस्को द्वारा इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो ये थे और इम्पोर्टेंट पॉइंट पाठ संख्या 21 के। और कल से हम 8 क्लास की जो है सामाजिक ज्ञान शुरू करने वाला है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।